नेपाल में 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय की उस ताकत का एहसास करा दिया जिसके सामने इंसानी बस्तियां और बड़े बड़े ढांचे भी बेबस नजर आते हैं। रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी अचानक उफन पड़ी और देखते ही देखते पानी, बर्फ, पत्थर और मलबे की तेज लहर ने घरों, सड़कों, पुलों और बिजली से जुड़े ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी अचानक इतनी बड़ी बाढ़ आई कैसे? क्या इसके पीछे ग्लेशियल झील थी, भूस्खलन था, या फिर भूकंप ने पूरी घटना को जन्म दिया? और आखिर नेपाल में ऐसी घटनाओं का खतरा बार बार क्यों बढ़ रहा है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे तिब्बत की तरफ से अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा भोटेकोशी नदी में आया। रसुआ के तिमोरे और रसुआगढ़ी जैसे इलाके इसकी पहली बड़ी चपेट में आए। इसके बाद पानी तेजी से नीचे की ओर बढ़ा और भोटेकोशी से होते हुए त्रिशूली नदी तक पहुंच गया। रास्ते में कई बस्तियां, सड़कें और पुल प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट, दादिंग, गोरखा और चितवन तक देखा गया। शुरुआती घंटों में ही बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और सैकड़ों के लापता होने की खबर सामने आई। कई विदेशी पर्यटक और भारतीय तीर्थ यात्री भी इस आपदा के बीच फंस गए। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि पहाड़ों में ग्लेशियल झील होती क्या है। आसान भाषा में कहें तो ग्लेशियर जब पिघलता है, उससे निकलने वाला पानी पहाड़ों के बीच किसी गहरी जगह पर जमा हो सकता है। धीरे धीरे ये पानी एक झील का रूप ले लेता है। ऐसी झील ग्लेशियर के आगे, किनारे या कभी कभी उसके नीचे भी बन सकती है। कई बार इस पानी को बर्फ, पत्थर और ग्लेशियर से निकले मलबे की प्राकृतिक दीवार रोक कर रखती है। इसे मोरेन कहा जाता है। अब परेशानी यहीं से शुरू होती है। मोरेन कोई पक्की कंक्रीट की दीवार नहीं होती। अगर झील में पानी लगातार बढ़ता रहे, आसपास से बर्फ या चट्टान का बड़ा हिस्सा झील में गिर जाए या प्राकृतिक बांध कमजोर होकर टूट जाए, तो पानी अचानक बाहर निकल सकता है। इसी अचानक निकलने वाले पानी को अगर बड़े पैमाने पर बाढ़ का रूप मिल जाए तो इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लोव कहा जाता है। ग्लोव को सामान्य बाढ़ से अलग समझना जरूरी है। बारिश वाली बाढ़ में पानी अक्सर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ग्लेशियर झील या पहाड़ों के पीछे जमा पानी अचानक निकलने पर कुछ ही समय में नदी का बहाव कई गुना बढ़ सकता है। पानी अकेला नहीं आता, अपने साथ बर्फ, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और पेड़ों का मलबा भी लेकर नीचे आता है। यही वजह है कि ऐसी बाढ़ रास्ते में आने वाली सड़क, पुल, घर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। नेपाल के इस घटना में भी शुरुआती जांच का फोकस इसी तरह के घटनाक्रम पर है। ऊपरी इलाके में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से नदी का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हुआ, जिससे पानी जमा हुआ और फिर अचानक ये अवरोध टूट गया। तिब्बत में नदी के रुकने से बनी अस्थायी झील के फटने की संभावना भी सामने आई है। यानी घटना का पूरा क्रम कुछ ऐसा हो सकता है। पहाड़ से बर्फ और मलबा नीचे आया, नदी का रास्ता रुका, पानी जमा हुआ और फिर अचानक बांध टूटने से विशाल जलधारा नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। इससे जुड़ा एक और अहम सवाल है, क्या इस घटना के पीछे भूकंप भी था? 26 अगस्त की सुबह करीब 8:37 पर 4.4 तीव्रता की हलचल दर्ज हुई थी। शुरुआत में इसे भूकंप से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद के आकलन में यह संभावना सामने आई कि दर्ज हुई हलचल वास्तव में भूस्खलन से पैदा हुई थी। यानी ये कहना अभी सही नहीं होगा कि भूकंप ने सीधे बाढ़ पैदा की, लेकिन इतना जरूर है कि हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके में जमीन की हलचल कमजोर पहाड़ी ढलानों को प्रभावित कर सकती है और इससे भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। अब सवाल है कि नेपाल में ये खतरा इतना बड़ा क्यों है? इसका एक कारण खुद हिमालय की बनावट है। नेपाल भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने वाले क्षेत्र में स्थित है। करोड़ों साल पहले इन्हीं प्लेटों की टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ था और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। दोनों प्लेटें लगातार एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। इसी वजह से हिमालय की चट्टानों में तनाव बनता रहता है और इस इलाके में भूकंप और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। यानी नेपाल की मुश्किल सिर्फ ऊपर आसमान में मौजूद ग्लेशियरों से नहीं है, जमीन के नीचे भी लगातार हलचल चल रही है। किसी पहाड़ी ढलान पर अगर पहले से कमजोरी है और वहां बर्फ, चट्टान या मलबा खिसकता है तो वह नदी का रास्ता रोक सकता है। इसके पीछे पानी जमा हो सकता है और फिर अचानक अवरोध टूटने पर नीचे बसे इलाकों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसके ऊपर एक और बड़ा बदलाव हो रहा है, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के बर्फ खोने की रफ्तार बढ़ी है। इससे कई जगह नई ग्लेशियल झीलें बन रही हैं और पुरानी झीलों का आकार भी बढ़ रहा है।
2020 की एक सूची में कोशी, गंडकी और कर्नाली बेसिन में 3624 ग्लेशियर झीलें दर्ज की गई थी, जिनमें 47 को संभावित रूप से खतरनाक माना गया था। हालांकि समस्या ये है कि ग्लेशियर झीलें स्थिर नहीं रहती, वे कुछ समय में बन सकती हैं, तेजी से बढ़ सकती हैं और कभी-कभी अचानक खाली भी हो सकती हैं। नए सैटेलाइट आधारित अध्ययनों से भी पता चलता है कि नेपाल और आसपास के ट्रांस बाउंड्री इलाकों में ग्लेशियर झीलों की संख्या और क्षेत्रफल में बदलाव हो रहा है। खासकर कोशी बेसिन में झीलों के विस्तार का रुझान देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर झील कभी भी फट जाएगी, लेकिन ये जरूर बताता है कि ऊंचे पहाड़ों में पानी के इन भंडारों की लगातार निगरानी कितनी जरूरी है। और ये खतरा कोई नई कहानी नहीं है। नेपाल और तिब्बत के इस पूरे हिमालय क्षेत्र में पहले भी ग्लेशियर झीलों और अचानक आई बाढ़ से तबाही हो चुकी है। 1981 में तिब्बत की झांगझांगबो घाटी में ऐसी घटना हुई थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और फ्रेंडशिप ब्रिज समेत कई महत्वपूर्ण ढांचे तबाह हुए। 1964 और 1983 की बड़ी बाढ़ों को भी इसी झील प्रणाली से जोड़ा गया। नेपाल में इतिहास में ग्लेशियर झीलों के फटने से जुड़ी कई बड़ी बाढ़ें दर्ज है। यानी 26 अगस्त की घटना को अकेले देखने के बजाय इसे हिमालय में बदलते हालात की बड़ी तस्वीर में समझना होगा। पिछले साल भी बोटे कोशी इलाके में अचानक आई बाढ़ को ग्लेशियर झील के फटने से जोड़ा गया था। अब उसी नदी क्षेत्र में फिर ऐसी विनाशकारी घटना ने यह सवाल और गंभीर कर दिया है कि क्या नेपाल के पास इस तरह की आपदाओं का पहले से पता लगाने की पर्याप्त व्यवस्था है। यही चीन और नेपाल के बीच रियल टाइम चेतावनी व्यवस्था का सवाल भी सामने आता है। सीमा के दूसरी तरफ तिब्बत में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नेपाल को तुरंत मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन ग्लेशियर झील से अचानक पानी निकलने के लिए बारिश होना जरूरी नहीं है, इसलिए सिर्फ बारिश के आंकड़ों के आधार पर ऐसी बाढ़ का अनुमान लगाना काफी नहीं है। 2025 की घटना के बाद भी नेपाल में सीमा पार से शुरुआती चेतावनी और डेटा साझा करने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे। अभी भी रियल टाइम अलर्ट सिस्टम की कमी इसी खतरे को और गंभीर बनाती है। इसका असर सिर्फ इंसानों और घरों तक सीमित नहीं है। नेपाल के लिए ये इलाका बिजली उत्पादन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पहाड़ों से तेजी से बहने वाली नदियों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में होता है। 26 अगस्त की आपदा में कई जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई और नेपाल के राष्ट्रीय ग्रिड को करीब 430 मेगावाट बिजली का नुकसान बताया गया। यानी ऐसी बाढ़ बिजली, सड़क, व्यापार और पूरे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर एक साथ असर डाल सकती है। सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि इन संवेदनशील इलाकों में इंसानी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। चीन नेपाल सीमा के व्यापारिक रास्ते, कस्टम कार्यालय, सड़कें, होटल और दूसरी इमारतें नदी घाटियों के आसपास बनी हैं। तिमोरे का कस्टम क्षेत्र पहले भी अचानक आई बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। जब नदी का रास्ता ही अचानक खतरनाक बाढ़ का रास्ता बन जाए तो नदी के बेहद करीब बना कोई भी ढांचा जोखिम में आ जाता है। तो पूरी कहानी को अगर बेहद आसान भाषा में समझे तो नेपाल की आपदा के पीछे सिर्फ एक वजह तलाशना शायद सही नहीं होगा। हिमालय तेजी से बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नई और बड़ी ग्लेशियर झीलें बन रही हैं। पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा है और जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल लगातार जारी है। इसके साथ अगर नई घाटियों में निर्माण और आबादी बढ़ती है तो किसी अचानक प्राकृतिक घटना का नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। और 26 अगस्त की बाढ़ ने इसी खतरे की एक बेहद खौफनाक तस्वीर सामने रख दी है। पहाड़ों में कहीं ऊपर बर्फ और पत्थरों के खिसकने से शुरू हुई एक घटना कुछ ही समय में नदी के साथ नीचे उतरते हुए कई जिलों तक पहुंच गई। अब जरूरत सिर्फ राहत और बचाव तक सीमित नहीं है। असली चुनौती यह है कि ग्लेशियर झीलों की लगातार निगरानी हो, सीमा पार रियल टाइम चेतावनी व्यवस्था मजबूत हो, संवेदनशील इलाकों में निर्माण को लेकर सख्त नियम हो और नदी घाटियों में रहने वाले लोगों तक खतरे की जानकारी समय रहते पहुंच सके। क्योंकि हिमालय को रोका नहीं जा सकता, ग्लेशियरों की हर हलचल को रोका नहीं जा सकता और ना ही पहाड़ों की जमीन को पूरी तरह स्थिर किया जा सकता। लेकिन खतरे को पहले पहचान कर, सही समय पर चेतावनी देकर और संवेदनशील इलाकों में तैयारी बढ़ाकर तबाही को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। यही नेपाल की इस जल प्रलय से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक है।